नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास है 16/5/2020 की। चलिए विद्यार्थियों, आज हम मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि हमने मूल अधिकारों के बारे में भारतीय संविधान की विशेषताओं में अध्ययन किया है। भारतीय संविधान की जो 20 विशेषताएं हमने पढ़ी हैं उनमें पढ़ा है, लेकिन अब जो लेवल पढ़ेंगे वो थोड़ा सा उनसे बड़ा होगा। अब तक हम जो लेवल पढ़ रहे थे वो छोटा लेवल था, मतलब केवल जानकारी थी मात्र, जैसे समानता का अधिकार। लेकिन अब जो लेवल पढ़ेंगे वो समानता के भी जो अधिकार हैं उनके भी पॉइंट होंगे। चलो देखते हैं। मूल अधिकार, सबसे पहले तो न्यायाधीश सप्रू हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य है, मतलब संविधान में मूल अधिकारों को क्यों रखा गया, क्या वजह थी मूल अधिकारों को रखने की। नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना, मतलब नागरिकों को क्या प्रदान करना, जो भारतीय नागरिक हैं उनको समानता देना, स्वतंत्रता देना, न्याय देना और सुरक्षा प्रदान करना, ये उद्देश्य था किसका, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के रखने का। चलो अब आगे चलते हैं। हमारा जो लेसन है सेकेंड लेसन है और इसमें हम मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो ये चीज तो मैंने आपको पहले बता दी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को यूएसए अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया भाई? यूएसए अमेरिका से लिया गया है। इनका उल्लेख भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। ये तो भैया आपकी बेसिक जानकारी इसकी मूल अधिकारों की, कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनको कहाँ से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इनका उल्लेख भाग 3 में है और जो अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। चलो मूल अधिकारों का महत्व, कुछ बिंदु हैं उनको देख लेते एक बार के लिए। मूल अधिकारों का क्या महत्व है? ये तो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। इन मौलिक अधिकारों से व्यक्ति सुरक्षित रहता है। जब भी उनके अधिकारों का हनन होता है या उनके जो मतलब नैसर्गिक अधिकार हैं, अगर उनका भी कहीं हनन होता है तो वह अपनी रक्षा कर सकता है, अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, वो न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायिक सुरक्षा, मूल अधिकारों के तहत व्यक्ति न्यायालय जा सकता है। आपने पढ़ा भी होगा हालांकि पहले कि अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया कि व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायपालिका उसकी सुरक्षा करेगी। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, स्वेच्छाचारिता स्वयं की इच्छा से करना। स्वेच्छाचारिता का मतलब होता है स्वयं की इच्छा से करना, मतलब शासन, राजा। प्राचीन काल में कौटिल्य ने बताया था कि
राजा मनमर्जी नहीं करे। अगर राजा मनमर्जी करेगा तो शासन अच्छा नहीं होगा, इसलिए उसने उसकी इच्छा या स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाने की बहुत कोशिश की है। तो वर्तमान में भी मौलिक अधिकार शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक का कार्य करते हैं। लोकतंत्र के आधार स्तंभ, मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र के आधार स्तंभ बताया गया है। यह बताया गया कि मौलिक अधिकारों से लोकतंत्र टिका है। अगर मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो अराजकता फैल जाएगी, लोग मनमर्जी करेंगे, तानाशाही का बोलबाला होगा। लेकिन मौलिक अधिकारों से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, अपने अधिकारों से अपना जीवन यापन करता है और लोकतंत्र बना हुआ है। समानता के कारक, कहने का मतलब क्या है? देखिए, मूल अधिकारों का मैं कहूँ प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना, कि मौलिक अधिकारों से प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की जाती है। न्यायिक सुरक्षा, मौलिक अधिकारों की तहत व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है, अपनी रक्षा कर सकता है। शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक, शासन अगर मनमर्जी करते उस पर रोक लगाई जा सकती है। लोकतंत्र के आधार स्तंभ और समानता के कारण, लोकतंत्र इन्हीं के आधार पर टिका हुआ है। समानता के कारक हैं, मतलब इनके द्वारा समानता टिकी हुई है। अब सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया भाई अनुच्छेद 14 से 18। हालांकि हमने केवल अधिकारों की बात करें तो वो पहले पढ़ ली, लेकिन अब जो लेवल पढ़ रहे हैं मैंने आपको बता दिया, वो लेवल होगा बड़ा लेवल, डिस्क्रिप्टिव लेवल होगा। देखें अनुच्छेद 14 से 18, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने या कानून के समक्ष समान होगा, कानून का समान संरक्षण होगा। जैसे एक अमीर को जो संरक्षण कानून का मिलता है वही गरीब को मिलेगा, एक पुरुष महिला जो भी है, मतलब कानून की नज़र में सभी भारतीय समान होंगे, सभी को समान दर्जा या सभी को समान सुरक्षा मिलेगी। जाति, धर्म, भाषा, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिबंध। कहने का मतलब भारतीय संविधान का जो समानता का अधिकार है, इसमें एक बात अनुच्छेद 15 में बताई गई है। क्या बताई गई है? अनुच्छेद 15 में बताई गई। क्या बताया गया है कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। मतलब सभी जातियां समान, सभी धर्म समान, जितनी भी भाषाएं संविधान में, जैसे वर्तमान टाइम में संविधान में 22 भाषाओं को मानता है, किसी भाषा को बोलने वाला हो, पुरुष महिला हो, किसी भी स्थान पर उसका जन्म हुआ हो, उसके आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर हो, उन सभी को नौकरियों में समान अवसर प्रदान किए जाएंगे।
वो अपनी काबिलियत के दम पर जगह बनाएंगे, स्थापना स्थान तय करेंगे। जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर उनमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा, सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। विद्यार्थियों, मैं जानकारी के लिए एक चीज बता दूं आपको, प्राचीन काल से ही चली आ रही बीमारी थी हमारे देश में। आज भी हालांकि ग्रामीण परिवेश में जहां शिक्षा का बोलबाला कम है, वहां ये अस्पृश्यता की बीमारी है, जिसको हम छुआछूत कहते हैं। मतलब किसी को छूना मात्र ही गलत माना जाए या बुरा माना जाए। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान का कर्म बुरा होता है। इसलिए आप उसको केवल छूने का या छुआछूत का ये नहीं कर सकते। अगर आप ये करते हैं तो ये दंडनीय अपराध है न्यायालय द्वारा। मतलब आप वो व्यक्ति जिसके साथ आपने अस्पृश्यता का व्यवहार किया है वो न्यायालय की शरण ले सकता है, और जब उसने न्यायालय की शरण ली तो अनुच्छेद 17 के तहत आपको दंड दिया जा सकता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखो विद्यार्थियों, एक चीज बता दूं जानकारी के लिए, एक तो शिक्षा और एक सेना, इन दो को छोड़ दो, बाकी सभी में उपाधियों का अंत कर दिया गया। प्राचीन काल में आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी। तो ये जो उपाधियां थी ये अंग्रेज हमारे बीच में विभेद करने के लिए या फिर एक ऊंच नीच का भाव पैदा करने के लिए थी। लेकिन जैसे ही देश आज़ाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उसके बाद एक तय किया गया कि उपाधियों का अंत, कि उपाधियां दी जाएंगी, लेकिन जैसे सेना में दी जाएगी, शिक्षा में दी जाएगी, बाकी किसी भी क्षेत्र में उपाधियों पर प्रतिबंध रहेगा, उपाधियां नहीं दी जाएंगी। ऐसा तय कर दिया गया। कहाँ? भारतीय संविधान में। अब एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं समानता का अधिकार। विद्यार्थी, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। मैंने अभी बताया आपको, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में जाएगी। कानून की नज़र में सभी समान हैं, कानून ने सभी को समान माना है और समान दर्जा दिया है, सभी को समान संरक्षण प्रदान करेगा। कौन? कानून। जाति, भाषा, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इस पर भारतीय संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 15 में। मतलब क्या था कि प्राचीन काल में जाति, धर्म, भाषा के आधार पर लोगों का बंटवारा किया गया था। जैसे देश आज़ाद हुआ तो लोगों ने सोचा कि देश को आगे बढ़ना है तो हमें इस दलदल से बाहर निकलना होगा। कहेंगे सर कौन सा दलदल? ये जाति, धर्म, भाषा, लिंग, ये एक दलदल है, देश के विकास में बाधा है। तो भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है बाकायदा कि जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं हो, और अगर कोई करता है तो वह दंडनीय अपराध है। अगला है नौकरियों में अवसर की समानता। विद्यार्थी, एक चीज बता दूं, नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर प्रदान किए गए हैं और इसका उल्लेख अनुच्छेद 17 में है। अभी आप कहेंगे सर आरक्षण दे रखा है बहुत सारे लोगों को, तो ये कहाँ समानता है? विद्यार्थियों, मैं एक चीज बता दूं आपको जानकारी के लिए, ये जो वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए या समानता कायम करने के लिए ही, समानता कायम करने के लिए ही इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये लोग इतने पिछड़े हुए थे कि शिक्षा प्राप्त करना या शिक्षा प्राप्त करने की सोचना भी इनके लिए एक सपना था, लेकिन इसकी वजह से ये सोचने भी लगे, पढ़े भी, और अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। तो आप इसमें ये नहीं कहना है कि अवसर की समानता में भेद है देश में, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल समानता कायम करने के लिए ही था। अस्पृश्यता का अंत, अभी मैंने आपको बताया भी कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, और छुआछूत पर सख्त प्रतिबंध है और अनुच्छेद 17 में कहता है इस पर रोक लगाई गई है। अगर करते हैं तो दंडनीय अपराध है और बहुत सारे ऐसे वाद या मुकदमे भी सुनने को मिलते भी। उपाधियों का अंत, उपाधियां मैंने बता दिया, शिक्षा और सेना में उपाधियों का अंत, शिक्षा और सेना में उपाधियां दे सकते हैं, बाकी सभी में उपाधियों का अंत कर दिया गया। देखते हैं
स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका दूसरा अधिकार है। ये आपका कौन सा अधिकार है भाई? दूसरा अधिकार है, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। एक अधिकार अपना कंप्लीट हो गया समानता का, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 से 22 में 19 फर्स्ट का अनुच्छेद 19 फर्स्ट का क्या कर रखा है? विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 के प्रथम जो भाग है उसके क्या में दे रखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है, बशर्ते एक शर्त रहेगी कि वो विचार संविधान द्वारा तय की गई सीमाओं के भीतर हो। आप मतलब मन मर्जी से अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते। किसी भी पद, गरिमा, मान, सम्मान उनके ऊपर आप किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। अस्त्र शस्त्र रहित आप सभा कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन कैसी होनी चाहिए? अस्त्र शस्त्र रहित होनी चाहिए। आप ऐसी कोई भी सभा नहीं कर सकते इसमें आप लाठी, सरिये, डंडे या फिर अन्य जो हथियार हैं वो लेकर के आ जाएं, क्योंकि जब एक कहावत है कि जब हथियार ही नहीं होंगे तो केवल मुंह तक या फिर नॉर्मल वे में कम से कम हथियारों की लड़ाई तो नहीं होगी। अगर आप कोई सभा कर रहे हो और वहां आप हथियार लेकर पहुंच गए, बाय द वे ऐसा माहौल बन गया कि हथियार चलाने पड़ गए। जब हथियार होंगे नहीं तो चलाओगे कैसे? तो कहने का मतलब आप सभा कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रतिबंध रहेगा। किसका? कि आप उस सभा में अस्त्र शस्त्र नहीं ले जा सकते, और सभा होगी तो उसमें भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते। आप केवल शांतिपूर्ण तरीके से आप किसी भी मसले पर विचार व्यक्त कर सकते हो, अपने विचार रख सकते हो। यही होना चाहिए। संघ व समुदाय, आप कोई भी संगठन या समुदाय इसका निर्माण कर सकते हो, लेकिन वह संघ और समुदाय उसका उद्देश्य किसी दूसरे संघ या समुदाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है। आप कोई भी संघ, संगठन या समुदाय का निर्माण कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रतिबंध क्या रहेगा कि आप किसी भी संघ या आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी सामने वाले संघ या समुदाय का नुकसान करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सर्वत्र आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी निवास कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता दी गई है भारतीय संविधान द्वारा समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में, और यह बताया गया है कि इसका उल्लेख अनुच्छेद 19 प्रथम के घ में वर्णन किया गया है। इसी के साथ
भारतीय संविधान द्वारा वृत्ति व व्यापार, मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है। देखो विद्यार्थियों, प्राचीन काल में क्या था कि व्यापार पैतृक थे, पिता से मिलते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। पिता कुछ व्यवसाय कर रहा है, पुत्र कुछ व्यवसाय कर रहा है, या फिर माता कुछ व्यवसाय कर रही है। एक ही परिवार में 3-3 व्यवसाय करने वाले लोग टिके हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। इसलिए भारतीय संविधान द्वारा ऐसा नहीं किया गया, बल्कि ये तय किया गया है कि कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये आपका ये हो गया। इससे आगे टॉपिक देखते हैं हम। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। स्वतंत्रता के अधिकार 1930-22 में उल्लेख है। विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता 19 फर्स्ट में बताया गया कि आप किसी पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो, अभिव्यक्त कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता दी गई है आपको। ठीक है। अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सभा करने की आप अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सभा कर सकते हो, लेकिन उसमें हथियार नहीं होना चाहिए। संघ व समुदाय, आप कोई भी संगठन बना सकते हो, समुदाय बना सकते हो, लेकिन उसका उद्देश्य किसी संघ या संगठन को नुकसान पहुंचाना नहीं होना चाहिए। सर्वत्र राजधानी व निवास की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आ जा सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा आपको प्रदान की गई है। वृत्ति व व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। सुनो, अपराध के लिए 2 सिद्धि। कोई भी अपराध का आपके ऊपर आरोप लग गया, वो अपराध आपने किया है या नहीं किया है, लेकिन किसी भी अपराध के लिए जब तक वो दोष सिद्धि, मतलब वो दोष सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक आपको भारतीय संविधान द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है। मतलब किसी प्रकार की सजा नहीं दे सकती जब तक वो दोष सिद्ध नहीं होता। अगर दोष सिद्ध नहीं होता है तो आप बाइज्जत बरी हैं। दोष सिद्ध होने के बाद ही आपको सजा दी जाएगी, इससे पहले आपको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता, आपको किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं दिया जा सकता। ऐसा भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदान किया गया है। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आप अपना जीवन जी सकते हो। अनुच्छेद 21 में तय किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। कई बार हम पढ़ते हैं जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में तय किया गया कि आप व्यक्तिगत जो भी आपका पर्सनल रूप से मतलब स्वयं का जीवन है वो आप जी सकते हैं जैसा आप जीना चाहते हैं, बशर्ते किसी दूसरे को इसमें नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपको जीवन जीने का अधिकार देता है, आप ये सोचेंगे साहब तो बहुत तेज आवाज़ में संगीत बजाऊं, लेकिन इसके लिए पाबंदी है कि आप 10 बजे बाद में किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग हैं आपके आस पड़ोस में जो रात को खाना खाकर सोना पसंद करते हैं, आप उनकी नींद आराम नहीं कर सकते। मतलब जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कुछ पाबंदियां भी, और उन पाबंदियों जो संविधान की पाबंदी है उनके तहत आपको दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में किया गया है।
अनुच्छेद 22 बंदीकरण। किसी व्यक्ति को जैसे मान लो बंदी बना दिया गया, किसी भी वजह से शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया किसी व्यक्ति को, एनीवन कोई व्यक्ति है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो ऐसे समय में उस बंदी को भी कुछ अधिकार हैं। एक तो वो अपना कारण जान सकता है कि साहब आपने मुझे गिरफ्तार किया है तो मुझे कारण बताओ। किसी व्यक्ति ने मुझे या मेरे ऊपर आरोप लगाया है, आपको पूछने का हक बनता है, आप पूछ सकते हैं। अगर वो नहीं बताएं तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक याचिका है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक याचिका, 5 याचिकाएं हैं, उन्हें मैं आपको समझाऊंगा। विद्यार्थियों आपने पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा, कहीं से राठौड़ी में गिरफ्तार कर लिया जी। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो वो मानवाधिकार का उल्लंघन है। आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो, आप उसको टॉर्चर नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते उसके साथ। अगर आप किसी व्यक्ति को बंदी बेवजह बना रहे हो या तानाशाही से बना रहे हो तो वो गलत है अपने आप में, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 22 में बाकायदा किया गया। और मैंने आपको बताया अगर किसी व्यक्ति को बेवजह बंदी अगर बना लिया जाए तो मैंने बताया आगे डिस्क्रिप्टिव लेवल पे आपको समझाऊंगा 5 याचिकाएं अनुच्छेद 32 के तहत कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया जाता है तो वो उसके खिलाफ न्यायालय में याचिका लगा सकता है और न्यायालय उसे मुक्त या स्वतंत्र करने की याचिका दे सकता है कि आप किसी व्यक्ति को बेवजह बंदी नहीं बना सकते, और अगर ऐसा पाया गया तो उसे दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, ऐसा कुछ बताया गया है। तो विद्यार्थियों अभी मैंने आपको बताया कि मूल अधिकारों की आवश्यकता की एक तो वर्तमान में क्या आवश्यकता है, मैंने अभी आपको बताया था कि समानता इससे कायम है, लोकतंत्र इससे टिका हुआ है। अगर मौलिक अधिकार ही नहीं होंगे तो उन्हें तो समानता होगी, उन्हें स्वतंत्रता होगी। दूसरी बात मैंने अभी आपको बताया भी था कि समानता और स्वतंत्रता 2 अधिकार पढ़े हमने आज। समानता का अधिकार, सर आप कहेंगे समानता का अधिकार, मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे मामलों में समानता है। ये मोस्टली जाति, धर्म और लिंग के आधार पर असमानता थी, जिसे कायम करने के लिए भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। सर कैसे? आज भी बड़े स्तर पर जाति की असमानता है, आज भी बड़े स्तर पर धर्म की असमानता है, आज भी बड़े स्तर पर लैंगिक भी असमानता है। हालांकि रंग भेद हमारे भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ बताया गया है। इसलिए विद्यार्थियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में ये जो असमानताएं थी इसे समाप्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये अधिकार भारतीय संविधान द्वारा हमें प्रदत्त है, हमें दिया गया है, जिससे कि प्रत्येक भारतीय सम्मानपूर्ण इज्जत से अपना जीवन यापन कर सके। दूसरा स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, आपको विचार की, अभिव्यक्ति की, व्यापार की, समुदाय संघ बनाने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, बीच में बताया भी था, फिर बता देता हूँ, ये सब स्वतंत्रताएँ भारतीय संविधान देता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इनमें पाबंदियां भी हैं। आप सशर्त इनका पालन कर सकते हो, इनको उपयोग कर सकते हो। अगर आप कहेंगे साहब मेरे पास तो अधिकार हैं, कर्तव्य नहीं। विद्यार्थियों आपके कुछ अधिकारों के साथ कर्तव्य, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर आप ये चाहो कि साहब मेरे को अधिकार ही चाहिए, कर्तव्य नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जानकारी दी है, अधिकार तभी आएंगे जब आप कर्तव्य लेंगे, तो आपके भारतीय नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हमने पढ़ा भी है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार दिया गया है कि आप अपना जीवन यापन अपने तरीके से जी सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा लगे आपको जी सकते हैं, बशर्ते मैंने आपको बता दिया उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और बंदीकरण, किसी व्यक्ति को बंदी बनाया जाता है तो उसे हक है जानने का कि मुझे बंदी क्यों बनाया गया है, क्या वजह है। और बंदीकरण के दौरान वो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी भी कर सकता है। जैसे मूलभूत आवश्यकताएं एक व्यक्ति की क्या होती हैं, एक खाना जो भी बनता है, पहनने के लिए, रहने के लिए, ये जगह उसको उपलब्ध करवानी होगी न्यायालय द्वारा। ठीक है, और अगर उसे बेवजह बंदी बनाया गया है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत वो याचिका लगा करके बाइज्जत बरी भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।